शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। बायस आवाम की नींदें हराम हो गईं। लियारी में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे से भी तजावुज कर गया। इस हवाले से मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा आयमा खान। जी बिल्कुल, शदीद गर्मी और उसके ऊपर जो है लोड शेडिंग का बम जो है वो आवाम पे गिर रहा है, जिसके बायस जो है आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी इतनी होती है, हब्स की सूरत हाल है कराची में जो है, क्या कहते हैं, गर्मी की शिद्दत में जो है जैसे जैसे इजाफा होता जाता है उसके साथ ही जो है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है लोड शेडिंग का दौरानिया भी जो है बढ़ जाता है। इस वक्त मैं लियारी के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो है लोड शेडिंग के बायस इन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। जी बताइएगा। लोड शेडिंग के बहाने हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो उसके लिए हम कपड़े प्रेस नहीं कर सकते। अगर बच्चा पढ़ाई करता है तो उसको पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता। 3 घंटे लाइट जाती है, 1 घंटा लाइट आती है। इसमें आप बताइए बच्चा हमारे लियारी का क्या बनेगा, क्या बनेगा वो? ये खुद गवर्नमेंट से हमारा सवाल है कि बिल लेने के बावजूद भी अगर बिल ना हो, बिजली ना हो, इधर इतनी बत्ती जाती है, 3-3 घंटा लाइटें जाती है, लोड शेडिंग है, इतनी महंगा रहते है, हर चीज़ की महंगा रहते है। बच्चा काम जब महंगा रत करते हो तो रोज़गार भी बढ़ाओ बच्चों का। जो इंसान 15,000 रुपया कमाएगा वो खाएगा क्या, क्या पिएगा, घर का किराया भरेगा। पानी भी, लाइट होती है तो पानी आता है, लाइट नहीं होती है तो पानी जाता है। अभी ये 1:30 बजे लाइट आई है ना, 3 बजे ठका देगी, 6 बजे आएगी। पूरे दिन में जैसा सुबह 6:30 बजे से लेके 10 बजे, 10 बजे से लेके फिर 11 बजे जाएगी तो ये 1:30 बजे आएगी, 1:30 बजे जाएगी तो 3 बजे आएगी, 3 बजे से लेके ना फिर 6 बजे चली जाएगी, 6 बजे चली जाएगी, 10:30 बजे आएगी। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि लोड शेडिंग के बायस जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बच्चों की जो है स्टडीज़ भी जो है वो लोड शेडिंग की वजह से जो है बहुत ज़्यादा कई हद तक डिस्टर्ब हो जाती हैं। साथ ही साथ जो है लोड शेडिंग के बायस जो है पानी के मसाइल भी सामने आते हैं, क्योंकि लाइट होती है तो मोटर चलती है और पानी जो है घरों में सप्लाई होता है। अगर लाइट नहीं होती तो पानी भी जो है वो घरों में सप्लाई नहीं हो पाता। इसी के साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि लोड शेडिंग के अलावा गैस बहरान भी जो है वो लियारी की आवाम को जो है गैस बहरान का भी सामना करना पड़ रहा है। जी, कराची में बढ़ती लोड शेडिंग पर शर्जील मेमन भी बरहम। कहा कराची में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। सिंध में बिजली की लोड शेडिंग का वज़ीर आज़म फौरी तौर पर नोटिस लें। उन्होंने मजीद कहा कि सूबे भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। सिंध के शहरों में अब बिजली कई दिन नहीं आती। लोड शेडिंग की वजह से इदारों और अस्पतालों को चलाने में मुश्किलात हैं। कराची में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बहुत बढ़ा दिया गया है, लेकिन खुसूसी तौर पर सिंध के अजला जो हैं उनमें, जिससे जो गर्मी की इस वक्त शिद्दत है, उस गर्मी की शिद्दत की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है। और उसके साथ साथ जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे हम लोग जनरेटर्स से सारा काम चला रहे हैं, उसमें भी 3-3 दिन तक अगर आप जनरेटर पर चलाएँगे तो वो चीज़ भी जो है वो मुनासिब नहीं है। तो हम गुजारिश करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि फ़ौरी तौर पर इसका सख्ती से नोटिस लें। आपको पता होगा लास्ट टाइम अभी ईद के दिनों में ही लाड़काना में 3-4 दिन तक लाइट नहीं थी। फिर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ने उस पर ना सिर्फ नोटिस लिया और फिर उन्होंने सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख साहब से कहा। फिर इम्तियाज़ शेख साहब ने जब ज़ाती इंटरेस्ट लिया उसके बाद फिर वो बिजली की बहाली मुमकिन हुई। जो फीडर्स थे वही पूरे उनके गायब थे। 14 टावर जो गड़ी यासिन नतुदेरों के बीच में वो गिर गए थे, वो बहाली मुश्किल हो रही थी। तो ये हमारी अपील होगी कि वफाकी हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर साहब खुसूसी तौर पर सख्ती से नोटिस लें और जो सिंध के लोग इस वक्त इस अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस गर्मी की वजह से और लोड शेडिंग की वजह से, वो रिलीफ दिया जा सके। जमात इस्लामी एक बार फिर के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़ी। हाफिज नईम ने के इलेक्ट्रिक पर वाइट कॉलर क्रिमिनल्स मुसल्लत करने का इल्जाम लगा दिया। अरबों रुपए वाजिबात के बावजूद के इलेक्ट्रिक अपना मुआहिदा आगे भी बरकरार रखने पर बासिद है। शहर कायद में बिजली की अदम फरामी पर जमात इस्लामी का बड़ा रद्द अमल सामने आ गया। अमीर जमात इस्लामी कराची ने के इलेक्ट्रिक की 18 साल कारकर्दगी मीडिया के सामने पेश कर दी। इसलिए अब ये सिस्टम नहीं चलेगा। इनकी मोनोपोली ख़त्म होनी चाहिए, इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, इनका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए
फॉरेंसिक ऑडिट से पता चलेगा किस किसने कितना खाया है, और ये नादहिंदा हैं तो किस बुनियाद पर नादहिंदा हैं। हाफिज नईम रहमान ने के इलेक्ट्रिक के वाजिबात पर भी सवालात खड़े कर दिए। बोले कि इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड में 662 अरब रुपए की नादहिंदा है। ये आपको पता है कि जो NTDC है, नेशनल ग्रिड जिसे आप कहते हैं, इसमें 662 अरब रुपए के नादहिंदा हैं। ये 2015 में इनके मुआहिदा उसके बाद से नहीं किया, 2018-19 से लेकर आज तक इन्होंने पेमेंट नहीं की, और ये जो सब्सिडीज दी जाती हैं उसमें ये एडजस्ट कर ली जाती है रकम। इससे आप अंदाजा लगाएं, कारोबारी लोग इस बात को जानते हैं कि अगर आपको वक्त पे अदायगी ना करनी हो तो अदायगी आप कर नहीं रहे, पैसे आप लोगों से पकड़ते चले जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची ने वाज़ेह किया कि अगर कराची का शहरी एक माह बिजली का बिल जमा ना करवाए तो उनका कनेक्शन काट दिया जाता है, मगर अरबों रुपए की वाजिबात के बावजूद भी के इलेक्ट्रिक अब तक इस शहर के लोगों पर। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा ताहा मलिक, कराची। गैस की तवील बंदिश के बाइस लियारी में आवाम और तंदूर मालिकान अजियत का शिकार हो गए। तंदूर मालिकान का कहना है कि गैस नहीं, मजबूरन महंगे दामों सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। तफसीलात बताएंगी राबिल अशरफ। हाँ जी बिल्कुल, पानी, बिजली और गैस हर इलाके का एक संगीन मसला बनता जा रहा है। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं लियारी के इलाके में, जहाँ पर इलाका मकीन तो परेशान नजर आते ही है, लेकिन साथ ही साथ जो तंदूर मालकान है वो भी परेशान नजर आते हैं। हमारे साथ तंदूर मालकान मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं। भाई मुझे बताइएगा कि गैस की जो लोड शेडिंग है, आप लोगों को कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है और कब कब गैस आती है और कब नहीं? इधर मसाइल बहुत है, गैस नहीं आता है, सिर्फ रात को आधा घंटा चलता है बस, गैस नहीं है। लोगों के लिए रोटी महंगा पड़ता है, हमारे लिए रोटी महंगा बेचना महंगा पड़ता है, हम सिलेंडर इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है, लाइट नहीं है तो आवाम बेचारा क्या करेगा, रोटी खाना तो खाना है। अच्छा भाई ये बताइएगा कि सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर है सिलेंडर भी आपको पता है कि खतरनाक सूरत हाल भी इख्तियार कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा लोड या इस पर प्रेशर पड़ जाए तब आप लोग किस सूरत में क्या करते हैं, या फिर सिलेंडर का ही इस्तेमाल करते हैं? हाँ ना, और क्या करूँ, आवाम को तो रोटी खिलाना है, हमारा काम तो करना है, सिलेंडर चलाने और क्या करेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ शहरी इलाका मकीन तो यहाँ पे मौजूद ही है, साथ ही साथ यहाँ पे तंदूर मालकान भी मौजूद है। उनका यही कहना है कि गैस तो आती नहीं है लेकिन बिल जो है उसके डबल आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनको कहना है कि आवाम के घर में तो गैस आती नहीं, जिसकी वजह से वो लोग दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं कि यहाँ पे तंदूर वालों के पास आकर रोटियाँ बनवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद तंदूर वालों के पास भी गैस नहीं आती, जिसकी वजह से वो सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। और सिलेंडर की जो कीमत है वो भी आसमान से बातें कर रही है, इसी तरह गैस की जो कीमत है वो भी आसमान से बातें कर रही हैं, और हर एक इलाका मकीनों के साथ साथ तंदूर निशान नजर आ रहे हैं। जी अब आपको बताएं कि एक साल के मुनाफा दिखाने वाली स्विस अर्दन गैस कंपनी को एक बार फिर अरबों रुपए का नुकसान हो गया। स्विस अर्दन गैस कंपनी की माली रिपोर्ट के मुताबिक 2021-20 में 1 अरब 90 करोड़ मुनाफा देने वाली कंपनी सिर्फ 9 माह में 5 से 6 अरब रुपए खसारे कर चुकी। इस पर मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा इस रिपोर्ट के हवाले से। जी, स्विस अर्दन गैस है माली खसारे और जो माली नताइज हैं वो स्टॉक एक्सचेंज को दे दिए हैं, जिसमें देखा गया है कि माली खसारे के साथ गैस ज़ाया जो होती है उसका मामला, और 1 साल में मुनाफा दिखाने वाली स्विस अर्दन गैस कंपनी के इस बार फिर अरबों का नुकसान हो गया है। और 2020-21 में 1 अरब 90 करोड़ रुपए मुनाफा देने वाली कंपनी सिर्फ 9 माह में 5 से 6 अरब रुपए खसारा कर चुकी है। 2020-21 के इब्तदाई 9 माह में 5 अरब रुपए से जायद का खसारा हो चुका है। SNGC की माली रिपोर्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जो नाज़रीन को ये भी बताएं कि 9 माह में USD यानी कि गैस के जो लॉसेस हैं वो 2% इजाफे से 19% की बुलंद सतह पे पहुंच गए। माली खसारे और गैस ज़ाया होने से जो है मजमूई तौर पर देखा जा रहा है कि 2020-21 का खसारा 7 अरब रुपए रहने का खदशा है। अभी सिर्फ 9 महीने में तकरीबन 6 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, तो कहा जा रहा है कि अगले 3 माह में जो रिपोर्ट आएगी उसमें 7 अरब रुपए का बड़ा खसारा हो जाएगा। कंपनी के 2021 के मुनाफे में चेयरपर्सन शमशाद अख्तर MD ने कंपनी को मुनाफा बख्श बनाने के बुलंद दावे किए थे, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने दिखाई थी। और यहाँ पे ये भी बताया कि कंपनी को 2017 में उगरा की जानिब से अरबों रुपए का जुर्माना किया गया था। जुर्माना 3 इकसात में दिया गया था और यहाँ जुर्माना अदा करने के बाद कंपनी का जो है 1 अरब 90 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया गया था। और मुनाफे के 1 साल बाद ही 12 अरब रुपए के जुर्माने की रकम ना होने के बावजूद रिकॉर्ड खसारा सामने आया है। और खसारे के बावजूद MD, DMD और दीगर मंजूर नजर अफराद की तनख्वाह में 25 से 50% इजाफे की सिफारिश की गई है। ज़राए ने यह भी कहा है कि कंपनी के आला हुकाम के इख्तलाफ और दीगर वजूहत की बिना पर कंपनी सेक्रेटरी समेत 2 डायरेक्टर भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि नालों के साथ साथ दिलों की सफाई भी करेंगे। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है।
इस मुल्क की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। अवामी मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। तफसीलात जानेंगे शोएब मुख्तार से जो उनके हमरा मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे, कराची में मेयर बनते ही इनके तरक्याती कामों का आगाज़ हो चुका है। तेज़ी से जो है मानसून बारिशों से निपटने के लिए जो है नालों की सफाई भी जो है जारी है। तो और कराची में क्या काम होने जा रहे हैं मेयर साहब, ये बताइएगा। नालों की भी सफाई करेंगे, कराची भी सफाई करेंगे, कुछ तो लोगों के अंदर दिलों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, उसकी भी सफाई करेंगे, जहनों की भी सफाई करेंगे, नज़र की भी सफाई करेंगे। इंशाल्लाह मोहब्बतों को बांटेंगे, दिलों को करीब लेके आएंगे ताकि सब मिलकर अपने शहर कायद की खिदमत कर सके, लोगों की खिदमत कर सके। ये बच्चा बैठा है इसकी खिदमत करें, बच्चियाँ बैठी हैं उनकी खिदमत करें, बुज़ुर्ग बैठे हैं उनकी खिदमत करें। तो इंशाल्लाह मिलकर सब के सब काम करेंगे। मेयर साहब ये बताइएगा, जो लोग आपका काम ख़राब कर रहे हैं तो उनको एक पैगाम क्या देना चाहेंगे आप? बस कर दो बस। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि पीपल्स पार्टी जो है खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है, अवामी मसाइल हल करने को तरजीह देंगे। जब तक ये इस मनसब है अवाम की खिदमत करते रहेंगे। चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन ने मुर्गी का गोश्त 1200 रुपये किलो तक जाने का इम्कान जाहिर कर दिया। चौधरी अशरफ बोले, मुर्गी की कीमतों में इजाफे की वजह सोयाबीन की अदम दस्तियाबी और फीड महंगी होना है। काबिश मेमन से मजीद तफसीलात लेंगे। जी काबिश। जी बिल्कुल, सस्ती मुर्गी आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। हमने देखा कि ईद उल अज़हा के मौके पर तारीख में पहली बार मुर्गी की कीमत जो है वो 900 रुपये की सतह से भी अबूर कर गई। इसकी बुनियादी वजह क्या है? हम ये देखते हैं कि जो एसोसिएशन है वो तो कहती है कि डिमांड एंड सप्लाई का एक फ़र्क है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी अशरफ जो पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, मुर्गी की कीमत में इजाफे की असल वजह क्या है और मज़ीद कितना इजाफा हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम। मुर्गी के इजाफे की मेन वजह जो है ना वो है फीड का महंगा होना, और फीड महंगी होने की मेन वजह है जो सोयाबीन नॉन अवेलेबल है। अगर सोयाबीन अवेलेबल हो जाए तो फीड क्वालिटी की भी बन सकती है, सस्ती भी हो सकती है। दूसरा यह है कि जो हम प्रीमिक्सेस और विटामिन्स इंपोर्ट करते हैं उसकी एलसीओ में काफ़ी प्रॉब्लम है, वो टाइम पे हमें नहीं मिल रही। अगर ये मसले दोनों हमारे सॉल्व हो जाएं तो मुर्गी की कीमतें कम हो सकती हैं। पिछले 10 साल में आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि मुर्गी की कीमतें नहीं बढ़ी। वो इन्फ्लेशन रेट जो 10% है उससे भी कम 7% रेट बढ़े हैं। ये पिछले 6 महीने में कौन सा ऐसा मसला हुआ है कि रेट इतने बढ़ गए हैं? मैं नवंबर से ये बात बार बार हर मिनिस्ट्री को, प्राइम मिनिस्टर को भी जाके ये कही है कि अगर सोयाबीन रिलीज़ कर दें तो कम से कम हम सस्ती प्रोटीन लोगों को मुहैया कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनेगी। इस वक्त ये प्रॉब्लम हुआ है कि हमारा जो ब्रीडर फार्म है जहाँ से डे ओल्ड चिक्स आता है वो तकरीबन 50 to 55% बंद हो गया, और जब चूज़ा ही नहीं होगा तो हम उसको लोगों को सप्लाई क्या करेंगे? अगर अब भी हमारे मसाइल हल हो जाएं, सोयाबीन की सप्लाई रेगुलर हो जाए तो हम फिर भी हमें 10 से 12 महीने लगेंगे इसको वापस उन पोजीशनों में लाने के, उतनी प्रोडक्शन करने के लिए। तो मैं मीडिया के थ्रू प्राइम मिनिस्टर साहब से भी दरख्वास्त करता हूं कि कम से कम हमें सोयाबीन का रिलीज़ दिया जाए। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों जनाब आसफ अली जरदारी साहब से भी जाके मिला था, उन्होंने भी वादा किया कि हम आपके साथ कुछ ना कुछ करेंगे। अभी तक मसला हल नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि उनके कहने पर कुछ ना हो जाएगा, लेकिन अभी तक टिल कुछ हुआ नहीं। पिछले दिनों में सोयाबीन के 2 जहाज़ बिल्कुल कई महीने से खड़े रहे, जिसका ज़र भी हमने दिया हुआ था, उसमें से एक वापस चला गया, एक अभी तक पोर्ट में खड़ा है, उसका कोई मसला हल नहीं हो रहा। वो कोर्ट में भी है लेकिन उसका मसला वैसे जूं को तूं पड़ा। तकरीबन कोई 60-65 हज़ार टन सोयाबीन पोर्ट पे पड़ी है जो पिछले 6 महीने से पड़ी हुई है, अब उसके ख़राब होने के भी चांसेस हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ इस किस्म की हैं कि शायद गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि पब्लिक को रिलीफ दिया जाए। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये मसला हल हो सकता है। अब हमारे पास कोई लोकल इंग्रेडिएंट ऐसा है भी नहीं कि हम क्वालिटी की फीड बना सकें, उसके लिए सोयाबीन का होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो हमें सोयाबीन थोड़ी बहुत कहीं जनूबी अफ्रीका या अफ्रीकन ममालिक से ले रहे हैं, उसकी क्वांटिटी इतनी कम है कि हम जो 20% इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2 से 3% इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे फीड की क्वालिटी नहीं बनती, और दूसरा वो महंगी बहुत है।
थैंक यू जी। बिल्कुल, चौधरी अशरफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि इस वक्त जो मुर्गी महंगी होने की जो बुनियादी वजह है वो मुर्गी की फीड का होना है। फीड बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। दूसरा है कि सोयाबीन के जहाज़ जो वो क्लियर नहीं हो पा रहे, LCs के बहुत सारे मामला है। तो जब तक ये मसाइल हल नहीं होते मुर्गी जो है वो आवाम की पहुँच से दूर ही रहेगी। जी। कमिश्नर कराची अपने करीबी इलाकों में भी दूध की सरकारी कीमत पर अमल दरामद ना करवा सके। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा इकरा आवान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कमिश्नर हाउस के सबसे करीबी इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ चंद कदम के फासले पर भी दूध जो है 230 रुपये फ़ी लीटर दस्तयाब है। जब कमिश्नर हाउस के करीबी इलाके में दूध जो है 230 रुपये फ़ी लीटर दस्तयाब है, जब उनके करीबी इलाके में जो है दूध की कीमतों पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो शहर भर में दूध की कीमतें जो हैं किस तरह कंट्रोल में रह सकती हैं। शहर भर में तो वैसे भी जो है दूध की कीमतें आसमानों से बातें करती हुई नज़र आ रही है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि दूध की कीमतें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अभी भी जो है 230 रुपये फ़ी लीटर दूध यहाँ पे दस्तयाब है। सरकारी रेट जो है वो 180 रुपये फ़ी लीटर है। इस बारे में क्या कहेंगे? मैं इस बारे में ये कहूँगा, ये रेट ना कम होंगे ना हुकूमत करेगी, क्योंकि हुकूमत के कारिंदे ही इसमें मिले हुए होते हैं माफिया के साथ। बात ये है, जब कमिश्नर हो या कोई भी हो, DC हो, इन चीज़ों पे तवज्जो थोड़ी दे रहे हैं। वो गरीब थोड़ी हैं, वो परेशान थोड़ी हैं। बिजली के बिल उन्होंने थोड़ी भरने, वो सब बिजली फ्री की, हर चीज़ फ्री की इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल गाड़ियाँ। ये तो एक गरीब आदमी भुगत रहा है। और ये है ना, मन माने रेट जो भी हो रहे हैं वो आप 500 रुपये कर दें, कमिश्नर कुछ नहीं कर सकेंगे। यानी जी, तो आपने देखा शहरी भी जो हैं वो कमिश्नर के काम से जो है मायूस नज़र आ रहे हैं। शहरियों का भी ये कहना है कि कमिश्नर जो है अपना काम जो है बखूबी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। मेरे साथ इस वक्त शॉप के जो मालिक हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ और जानती हूँ कि दूध की कीमतें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती क्यों जा रही हैं, बताइएगा। ये जैसे पीछे से जब महंगा आएगा तो महंगा ही बिकेगा, जब सस्ता आ रहा तो सस्ता बिक रहा था। अब महंगा हो गया 1 तारीख से, तो हम भी महंगा बेच रहे हैं। जब हमें देंगे, पीछे से हमें देंगे 100 रुपये तो हम 100 बेच देंगे। हमने तो हम पहले जो है 190 रुपये किलो बिक रहा था, तो जो है अब जो है महंगा हो गया पीछे से। जब वो पीछे वाले सुनते नहीं, ये कमिश्नर साहब पीछे जाते नहीं है, पीछे जाएँ तो पीछे से महंगा सस्ता होगा। अभी 230 रुपये रेट पर है। ठीक है जी, तो आपने देखा कि इनका ये कहना था कि इन्हें जो दूध है वो फार्म से महंगा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो है दूध को महंगा फराहम कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे करीबी इलाके में चंद कदम के फासले पर जब दूध 230 रुपये फ़ी लीटर दस्तयाब है, तो हम शहर भर की बात क्या करें। जी, शहर कायद में दीगर अशिया खुरोनोश की तरह डेयरी माफिया भी बेलगाम हो गया। इंतजामिया गफलत की नींद सो गई। नुमाइशी इकदाम शहरी को रिलीफ फराहम न कर सके। मौक़िफ़ लेने के लिए जाने वाली मीडिया टीम पर कमिश्नर हाउस के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। शहर भर में अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। प्राइस कंट्रोल के लिए तैनात अफसरान भी मंजर-ए-आम से गायब हो गए। शहर में डेयरी फार्म्स ने दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया, लेकिन इंतजामिया कार्रवाई से गुरेजा है। आए रोज मुनाफाखोरों के खिलाफ इकदाम का दावा करने वाले कमिश्नर कराची भी कहीं नजर नहीं आ रहे। इस हवाले से मौक़िफ़ लेने के लिए जाने वाली मीडिया की टीम के लिए कमिश्नर हाउस के दरवाजे ही बंद कर दिए गए। सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों के मुताबिक मीडिया को मौक़िफ़ भी लेने से भी पहले इजाज़त लेनी होगी। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन गुलबर्ग की गिरां फरोशी के खिलाफ कार्रवाई। समन आबाद में मुख्तलिफ दुकानों पर छापे। मुतादिद दुकानदारों को महंगा दूध फरोख्त करने पर भारी जुर्माने आयद कर दिए। मज़ीद तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, शहर में शीर फरोश बेकाबू हुए तो इंतज़ामिया हरकत में आई है। समनाबाद से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का मसरूफ़ तरीन ये इलाका, जहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग नेहा शाह की जानिब से प्राइस कंट्रोल ख़ास तौर पे दूध की कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की हिदायत पर मैदान अमल में आई हैं और उनकी जानिब से मुख्तलिफ़ शॉप्स का विज़िट किया गया है, जहाँ पर गिरां फरोशी पर यानी सरकारी रेट जो कि 180 रुपये खुर्दा नर्ख हैं फ़ी लीटर के, उस पर फ़रोख्त न करने के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ दुकानदारों पर भारी जुर्माने किए हैं, इनकी जानिब से किए गए हैं। बल्कि इसके साथ साथ इनकी निगरानी में शीर फरोशी का अमल भी जो है वो शहरियों को दूध जो है वो फ़रोख्त करवाया गया सरकारी नर्ख पर। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मैम, फरमाइएगा अब तक क्या कार्रवाई हुई? हमने मल्टीपल शॉप्स को विज़िट किया है यहाँ पे और हम उनके रेट्स देख रहे थे कि वो किस रेट पे दूध बेच रहे हैं। हमने लोगों को भी वहाँ पे खड़ा किया, जो लोग ख़रीद चुके थे उनसे भी रेट मालूम किए और उसी हिसाब से हमने सरकारी रेट के ऊपर जो है दूध बिकवाए।
यहाँ पे हमने कुछ दुकानों पे ऑक्शन भी किया है कि हम वहाँ खड़े हो गए, हमने अपने लोग वहाँ खड़े किए और काफ़ी लोगों ने आपने भी देखा है कि वो आके ख़रीद रहे हैं वहाँ पे। जहाँ पे हमें लोग अवेलेबल नहीं है तो उनके ऊपर हमने फ़ाइन भी किया है ताकि जो है वो गवर्नमेंट रेट के ऊपर जो है भेजने की पाबंदी करें। दो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात शहरियों को हैं, एक तो ये कि उनका कहना ये है कि ये कार्रवाई मुसलसल अंदाज में जारी नहीं रहती, और दूसरा उनका कहना ये है कि इंतज़ामिया जब चली जाती है तो दोबारा वही पुराने नर्ख जो हैं गिरा फरोशी शुरू हो जाती है। इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन है? देखें, बात यह है कि क्योंकि आपके पास पूरा इलाका होता है तो आप मल्टीपल जगहों पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइमों पे जा रहे होते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप रोज़ एक ही दुकान को आके फ़ाइन करें, क्योंकि हमें बहुत सारी दुकानों को केटर करना होता है। हमारी कोशिश होती है कि हम आते रहें, लेकिन जैसे ही हमें कोई कंप्लेंट पहुँचती है कमिश्नर ऑफिस के थ्रू या हमारे कंट्रोल रूम के थ्रू, हम फ़ौरन आके यहाँ पर कार्रवाई करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इंतज़ामिया को और लोगों को भी ये चाहिए कि जब लोग जाएँ ख़रीदने के लिए और वो देखते हैं कि दूध महंगा बिक रहा है तो उन्हें चाहिए कि वो फ़ौरन AC ऑफिस पर कंप्लेन करें और फ़ौरन हमें एड्रेस दें ताकि हम फ़ौरन वहाँ पर कार्रवाई कर सकें। एक चक्कर ये भी है कि लोग जो है फ़ौरन से कंप्लेन नहीं करते चीज़ों पे, तो अगर लोग इस मामले में एक्टिव हो जाएं और वो अपनी कंप्लेंट्स को जो है हमारे कंट्रोल रूम के थ्रू या DC ऑफिस के थ्रू या AC ऑफिस में आके एप्लीकेशंस दें तो हम बहुत तेज़ी से इस पर कार्रवाई कर सकेंगे। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है और आवाम को भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की ज़रूरत है। अगर कहीं गिराफरोशी हो रही है तो मुतल्लिका अफसरान को भी आगाह किया जाए ताकि फौरी कार्रवाई की जा सके। आवाम की गफलत के नतीजे में इन गिराफरोशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, जिसके नतीजे में शहर में गिराफरोशी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। जी, और अब आपको बताएं कि आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए महंगे दाम लैपटॉप खरीदने के बजाय किराए पर हासिल करने पर गौर। सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में इत्तफाक हो गया, लेकिन सेक्रेटरी अवल दरामद ने मुखालिफत कर दी है। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, बताएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में सिंध की ब्यूरोक्रेसी ने भी सरकारी खजाने को टीका लगाने की जो है तैयारी कर दी है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से तमाम सूबाई हुकूमतों को फौरी तौर पर जो इलेक्शन स्टाफ है उसके लिए लैपटॉप खरीदने की हिदायत की थी। इस हवाले से सिंध के चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और जो सेक्रेटरी खजाना को एक जारी किए थे कि इस खत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इस सवाल से 3 महकमों के सेक्रेटरीज की आपस में एक बैठक हुई जिसमें सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और सेक्रेटरी अमल दरामद शामिल है। इस मुलाकात के दौरान 2 महकमों के सेक्रेटरी जिसमें सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी GA ने बाज़ाब्ता तौर पर नए लैपटॉप खरीदने के बजाय ये कहा कि इस वक्त लैपटॉप की कीमत जो 1.5 लाख रुपये 50,000 रुपये इनको टैक्स की मद में अदा करने के लिहाज से 2 लाख रुपये में एक लैपटॉप पड़ेगा। ये लैपटॉप खरीदने के बजाय किसी फर्म से जो है लैपटॉप किराए पर हासिल किए जाएँ, लेकिन इसकी सेक्रेटरी अमल दरामद ने मुखालफत की कि जो सूबे की जामियात है वहाँ से भी लैपटॉप हासिल किए जा सकते हैं और वज़ीर-ए-आज़म प्रोग्राम जो चल रहा है इसके तहत भी लैपटॉप इनसे हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन किराए पर लैपटॉप जो महंगे पड़ेंगे जिससे सदर हुकूमत को माली बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन 2 सेक्रेटरी इत्तेफाक कर लिया, एक सेक्रेटरी इस मामले की सख्ती से मुखालफत कर दी। अगली दोबारा बैठक होगी जिसमें दोबारा इस मामले पर मुशावरत की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो आपका। सिविल एविएशन अथॉरिटी के पायलट्स लाइसेंस इम्तिहान का मामला। पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आसिम नवाज ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया। मज़ीद इस पर क्या तफसीलात है जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह से। शाहरुख, बताइएगा। शाहरुख से बात करने की दोबारा से कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताते चलें, सिविल एविएशन अथॉरिटी के पायलट्स लाइसेंस इम्तिहान का ये मामला है। पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आसिम नवाज ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिख दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के पायलट्स लाइसेंस इम्तिहान का ये मामला है। पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आसिम नवाज ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिख दिया है। वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा गया है ये पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन की जानिब से। तफसीलात जानेंगे, शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, बताइएगा ख़त में क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, देखिए सिविल एविएशन अथॉरिटी के पायलट्स लाइसेंस का जो इम्तिहान है उसके जो है वो मामले के हवाले से पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ओनर एंड ऑपरेटर एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं आसिम नवाज, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो ख़त लिख दिया है जिसमें कहा गया है कि जो CA के पायलट्स हैं उनको लाइसेंस का जो इम्तिहान के ठेके पर भारी रकम फीस बरतानवी सिविल एविएशन को इंटरनेशनल को पायलट लाइसेंस का इम्तिहान का जो ठेका दिया गया था उसको ख़त्म करने का जो है वो मुतालबा किया गया है। जबकि ख़त में
जिसमें मजीद ये लिखा गया है कि जो सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो पायलट्स हैं उनका लाइसेंस इम्तिहान का निज़ाम जो है वो बैन अवी तर्ज का है और उसे दोबारा से जो है वो बहाल किया जाए। जबकि उनका खत में जो है वो खत का मतलब ये भी है कि बरतानवी कंपनी को जो पायलट्स इम्तिहान का जो एक पेपर है वो तकरीबन 95 बरतानवी पाउंड्स की जो है वो एक पेपर पड़ता है, जिसमें 14 पेपर्स टोटल जो है वो होते हैं, जिसमें 1330 बरतानवी पाउंड्स की अदायगी जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो आई होती है, जिससे जो पैसे हैं वो भी जो है वो बाहर जाते हैं, जिसकी वजह से जो मुल्क की खसारा है उसको भी जो है वो काफी नुकसान पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह। फर्स्ट ईयर के एडमिट कार्ड्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन में तालिब इल्मों को दुश्वारी का सामना है। तफसीलात बताएंगे सैयद जुबैर राशिद। आज बिल्कुल देखें, आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत इम्तहानात के दूसरे मरहले का जो आगाज़ है जुलाई से होने जा रहा है और एडमिट कार्ड के फर्स्ट ईयर के जो एडमिट कार्ड्स हैं वो तैयार तो हो चुके हैं, लेकिन उस एडमिट कार्ड के हुसूल के लिए तालिब इल्मों की जद्दोजहद हमें देखने को नज़र आ रही है। कराची के बेशतर ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर तालिब इल्मों का एक जम गफ़ीर जो है उमड़ आया है और अपने ही एडमिट कार्ड के लिए 2-2 घंटे 4-4 घंटे जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक तालिब इल्म मौजूद, उनसे जानते, मुझे बताइए कितनी देर से यहाँ पर आए हुए हैं और कितनी दुश्वारी हो रही है? हम सुबह 7 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं, लाइन में खड़े हुए हैं, अभी तक नंबर नहीं आया हमारा। ना पानी का कोई निज़ाम है, बस जिसका दिल करता है वो आगे हो जाता है। सर अपने बच्चों की सिफारिशें लगवा के आगे हो जाते हैं। बस 3-4 घंटे हो गए, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया यहाँ पर। 3-4 घंटे हो गए हैं, अभी तक इनका नंबर नहीं आया। आप मुझे बताएं, आप कितनी देर से आए हुए हैं यहाँ पर, क्या कितनी मुश्किलात हुई? हम भी सुबह 7 बजे से आए हुए हैं और अभी तक हमारा नंबर भी नहीं आया हुआ। हम भी जा रहे हैं, लाइनों में घुस रहे हैं, आते हैं निकाल देते हैं, ना कोई सर है ना कोई चौकीदार भी बाहर नहीं खड़ा हुआ। बच्चे जो आते हैं अपनी मर्जी से घुस जाते, सिफारिशों वाले आए घुस जाते हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि इतनी लंबी लाइन, लेकिन यहाँ पर खिड़की जो है एक ही लगी हुई है, एक ही खिड़की ऑपरेशनल है, तो ये ज़्यादती नहीं है? जो स्टूडेंट्स इतने दूर से आते हैं उनके लिए कितना मुश्किलात होती होगी? सर ज़्यादती है, हवा का निज़ाम भी नहीं है, तो आज हवा भी बंद है, ऊपर से इतनी गर्मी आप देख सकते हैं, कितनी गर्मी, पसीने से हमारा बुरा हाल हो चुका है। कोई भी इनका निज़ाम नहीं है। हम खुद इसे अफसोस है कि हम इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, उन्होंने कोई निज़ाम दे रहा है, कोई निज़ाम नहीं है, कोई तरीक़ेकार नहीं है। अगर मेरे कैमरामैन शाजिब रज़ा अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाजा करके दिखा सकें कि ये कॉलेज के बाहर का अहाता है जहां पर ये इतनी लंबी कतारें जो हैं आप देख सकते हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर। इसके बाद आप कॉलेज के अंदर के अहाते में जो अंदर का अहाता है वो भी मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो है कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो यकीनन एक तालिब इल्म को एक रिलीफ फराहम करने की ज़रूरत है। कॉलेजेस के बाहर वही तालिब इल्म मौजूद हैं और अपने एडमिट कार्ड के हुसूल के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान रहा। स्टॉक मार्केट में आज 41 करोड़ से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ है। तफसीलात जानेंगे, बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। बसीम, अपडेट कीजिएगा, मिला जुला रुझान देखने में आया आज बिल्कुल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज मिला जुला रुझान रहा और जब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ जब कारोबार का आगाज़ हुआ तो कारोबार के आगाज़ पे ही हमने 100 इंडेक्स में सबसे ज़्यादा इजाफा देखा। 100 इंडेक्स हमने देखा 612 पॉइंट्स इजाफा देखा और 100 इंडेक्स जो है वो 44,511 की सतह पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा है कि मिला जुला रुझान देखने में आया और आज मैक्सिमम 100 इंडेक्स में तकरीबन 410 पॉइंट्स की कमी वाक़ हुई है। मजमूई तौर पर अपने हाई से और अपने लो तक मैक्सिमम 100 इंडेक्स में जो है 957 पॉइंट्स की कमी वाक़ हुई है। बिलखुसूस मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं जिसमें रिफाइनरी सेक्टर है, कम्युनिकेशन सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है और ऑयल एंड गैस सेक्टर है, इसमें शेयर्स की खरीद फरोख्त में जो है वो तेज़ी देखने में आई और इन सेक्टर्स में जो है वो शेयर्स में कारोबार हुआ है। बिलखुसूस आज मजमूई तौर पर 41 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का कारोबार हुआ और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का जो अख्ताम हुआ है वो मनफी रुझान के साथ हुआ है। 341 पॉइंट्स की कमी वाक़ हुई है और 100 इंडेक्स जो है तकरीबन 43,557 की सतह पर आप देख सकते हैं कि बंद हुआ है। सरमायाकार जो है उन्होंने आज प्रॉफिट टेकिंग को जो है वो तरजीह दी और शेयर्स जो गुज़श्ता रोज़ खरीदा गए थे उनको जो है वो फ़रोख्त किया गया। तो मजमूई तौर पर प्रॉफिट टेकिंग का अमल आज देखा गया जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान रहा। जी ठीक है बसीम इफ्तिखार, बहुत शुक्रिया आपका। बरामदात कुनंदगान परेशान। एक्सपोर्टर अफीफ सदीकी कहते हैं मौजूदा मुआशी सूरत हाल में शरह सूद में इजाफा मनफी असरात मुरतब करेगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। माशी मुश्किलात देखा जाए मज़ीद बढ़ गई हैं। देखा जाए स्टेट बैंक ने हंगामी इजलास किया है। हंगामी इजलास के बाद शरह सूद 1% बढ़ा दिया है, 22% की बुलंद सतह पे पहुंच गया। इसका मईशत पे और इंडस्ट्री पे क्या असरात होंगे, एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या देख रहे हैं। आपने तो मुतालबा किया था कमी हो।
देखें, ये एक बहुत ही डैमेजिंग एक मेरे हिसाब से डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें ऑब्वियसली IMF की शराइत पूरी करने के लिए किया गया है, लेकिन इसका मेरे हिसाब से बहुत एडवर्स इफेक्ट आएगा। जिस तरह आपने इंपोर्ट्स को बिल्कुल, कल आपने बोला कि जी हम इंपोर्ट्स को बिल्कुल ओपन छोड़ देंगे, तो आपके पास डॉलर्स कहाँ हैं कि आप इंपोर्ट्स को ओपन छोड़ेंगे। अभी इंपोर्ट्स को कंट्रोल करके आपने जो है वो इन्फ्लेशन को थोड़ा कंट्रोल में रखा हुआ था, आपने इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने की वजह से डॉलर को थोड़ा स्टेबल रखा हुआ था। अगर हम दोबारा पहले की तरह लग्जरी आइटम्स और अननेसेसरी आइटम्स को इंपोर्ट करेंगे और बल्क क्वान्टिटीज़ में इंपोर्ट करेंगे तो हम फिर उसी प्रॉब्लम में खड़े हुए होंगे और इससे ज़्यादा डीप प्रॉब्लम होगी हमारे लिए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा इस वक्त गवर्नमेंट किस तरीके की डिसीजन लेना चाह रही है। कहीं पे अपनी पॉलिसी पे जो है वो गवर्नमेंट स्टिक नहीं कर रही है। 22% के ऊपर आप कमर्शियल बैंक से स्प्रेड लगा लें तो 25% के ऊपर कौन सा बिज़नेस सस्टेन कर सकता है। मेरी समझ से बाहर है कि गवर्नमेंट किस तरह ले रही है। एक्सपोर्टर्स के लिए जो ERF की फैसिलिटी थी वो भी इन्होंने जो है वो नॉर्मल मार्कअप रेट से सिर्फ 3% कम पे अब छोड़ दी है। तो 22%, 19% के ऊपर अगर एक्सपोर्टर लोन उठाएगा तो एक्सपोर्टर कैसे एक्सपोर्ट करेगा। गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि अगर एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट बढ़ानी है, अगर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो उनको फेवरेबल कंडीशंस देनी होंगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस वक्त जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनके साथ बैठें, उनके साथ वे आउट निकालें कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं और डेफिनेटली हम इस चीज़ से बाहर निकल सकेंगे। जी, जैसे कि आपने सुना, जो शरह सूद में इजाफा है उसको मुस्तरद किया है, कहा है कि इसके शदीद मनफी असरात होंगे। मईशत जो बड़ी मुश्किल से चल रही है, इंडस्ट्री जो बड़ी मुश्किल से चल रही है, उसकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी।